हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष में। उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अपना बेहतर कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, पॉलिटी में आपकी जो क्लासेस चल रही हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री खत्म हो गया था। मैं आपातकाल का एक इंट्रोडक्शन क्लास आपको बना के बोला था कि मैं राष्ट्रीय आपातकाल को एक वीडियो में कवर करूँगा, राष्ट्रपति शासन को दूसरे वीडियो में कवर करूंगा और तीसरे वित्तीय आपातकाल को तीसरे वीडियो में कवर करूंगा। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बातें करने चल रहा हूं नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। तो चलिए इसके वीडियो को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और उम्मीद कर रहा हूं आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और लोगों के साथ शेयर भी करते होंगे। अभी बीच में काफ़ी लाइव क्लासेज हुई हैं मेरी। मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, उसको जरूर देखा करिए। और एनसीईआरटी की भी सीरीज जो चल रही है उसको भी देखा करिए। पॉलिटी की क्लास अभी 1-1.5 हफ्ते से रुकी हुई थी, तो उसी सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाते हैं और हिस्ट्री की भी क्लासेज जल्द ही स्टार्ट होंगी। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की बातें कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कब हुआ था, कैसे हुआ था, सारी डिटेल से हम बातें करते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी जो है ये संविधान के अनुच्छेद 352 में दिया गया है। पहले ही बता चुका हूं, संविधान के 352 से लेके 360 तक इमरजेंसी की बातें की गई हैं संविधान में। ये अब मैंने चर्चा किया था। संविधान के अनुच्छेद 352 में नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल की बातें की गई हैं। तो चलिए देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, इसकी घोषणा कैसे होती है, इन सब मुद्दों पे चर्चा करते हैं। तो पहला जो मुद्दा है वो है घोषणा के आधार। इसकी घोषणा के आधार क्या होते हैं, इनकी बातें करते हैं। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने लिख रहा हूं। इसके घोषणा के 2 आधार हैं। पहला, अगर मैं कहूं पहला कि वाह युद्ध या वास्तविक युद्ध, किसी भी प्रकार की युद्ध की स्थिति में राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। दूसरा जो कंडीशन है वो है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह में भी राष्ट्रपति जो होता है वो सशस्त्र विद्रोह में भी राष्ट्रपति ये शासन लगा सकता है। ये सशस्त्र विद्रोह कब लाया गया, तो ये ध्यान दीजिएगा, जो रेड पेन से मैं लिख रहा हूं, ये सशस्त्र विद्रोह मूल रूप से नहीं था संविधान में। ठीक है, 2 आधार है। बाह्य युद्ध, कोई भी युद्ध हो रहा हो, उस आधार पे राष्ट्रपति अगर उसको लगता है कि इमरजेंसी लगाना चाहिए तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है राष्ट्रपति। दूसरा है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द जो था मूल रूप से संविधान में नहीं था। इसे 44वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1978 में 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो आपके अंदर एक सवाल आता होगा, जाहिर सा है कि आपके अंदर एक सवाल आएगा, क्या कि ये 44वें संविधान संशोधन में ये शब्द जोड़ा गया, तो उसके पहले क्या था? तो उसके पहले एक शब्द था आंतरिक उपद्रव या गड़बड़ी भी लिख देते हैं, हिंदी के शब्द हैं। आंतरिक उपद्रव या गड़बड़ी शब्द जो है इसके पहले था। संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 ने राष्ट्रीय आपातकाल में बहुत सारे परिवर्तन किए। उन परिवर्तन के सिलसिले में मैं शुरुआत कर रहा हूं। सशस्त्र विद्रोह का नाम बदला गया, आंतरिक उपद्रव को सशस्त्र विद्रोह में किया गया। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा या हिस्ट्री आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ी होगी, स्वतंत्रता के भारत की स्थिति पढ़ी होगी, तो उसमें आपने एक शब्द पढ़ा होगा 1975 के इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल। 1975 का जो आपातकाल था वो सबसे ज्यादा विवादित रहा।
उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया गया। उसने काफ़ी चीज़ें परिवर्तन किया था संविधान में। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन आया, जिसने मूल रूप से अगर देखा जाए तो 44वां संविधान संशोधन ने आपातकाल को बहुत ही बदला हुआ है। तो चलिए, ये बात हो गई कि घोषणा के आधार जो थे इनकी बातें हो गई। अब चलिए आगे की बातें करते हैं, जो कि है आपका, आगे की बातें करते हैं। एक सेकेंड। दूसरा है कि आपातकाल को दो रूपों में जाना जाता है। नेशनल इमरजेंसी को दो नाम से जाना जाता है, लिख रहा हूं मैं आपके सामने। एक है बाह्य आपातकाल, एक है बाह्य आपातकाल। दूसरा शब्द है आंतरिक आपातकाल। आंतरिक आपातकाल, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये मूल भावना को, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ये मूल भावना को किस प्रकार से परिवर्तित किया गया और संविधान संशोधनों की बहुत सारी बात करते हैं। वह आपातकाल और आंतरिक आपातकाल। आंतरिक आपातकाल तब कहा जाएगा जब आपातकाल का जो आधार था, घोषणा का आधार क्या था? सशक्त विद्रोह। कौन सा? सशक्त विद्रोह के समय में अगर आपने आपातकाल लगाया राष्ट्रपति ने, तो उस आपातकाल को आंतरिक आपातकाल कहा जाएगा। और वह आपातकाल कब कहा जाएगा? युद्ध हुआ, किसी युद्ध के दौरान, या आंतरिक हुआ, गड़बड़ी हुआ, कुछ भी आधार हुआ, कोई भी प्रकार का वास्तविक युद्ध हुआ, या तो बाह्य युद्ध हुआ, या अंदर में युद्ध हो रहा है, तो उसको बाह्य आपातकाल कहा जाएगा। याद रहेगा ना? अभी मैं बात करूंगा आर्टिकल 358 की और 359 की, इसी क्लास में मैं चर्चा करूंगा, तो घबराइए नहीं, अभी लास्ट तक देखिए, बहुत सारी चीजें आपको पहलू खुलने वाली हैं। अब बात आती है 1975 की कहानी, जो ये देख लिया ना आपने। 1975 में जब राष्ट्रपति शासन, ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, तो वो सबसे ज्यादा विवादित रहा। उस समय सबसे ज्यादा विवादित रहा 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया गया था, 1975 का आपातकाल। इसी से मैं कहानी को बनाता हूं। कहानी सुनिए, देखिए। 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, तो वो सबसे ज्यादा विवादित रहा। उस समय 1975 के बाद जो इस आपातकाल का जो आधार था, वो था आंतरिक गड़बड़ी। आंतरिक गड़बड़ी, और ये शब्द बहुत डिफाइन नहीं है, इसी वजह से इस शब्द को बदल के सशक्त विद्रोह कर दिया गया। और 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था, तो उस समय यह प्रावधान नहीं था कि आपातकाल मतलब संपूर्ण भारत में। आपातकाल का मतलब होता था कि पूरे लगेगा तो पूरे भारत में लगेगा। तो इसी प्रावधान को 44वें संविधान संशोधन, कब, यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 में इस जो संविधान के संपूर्ण भारत में आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगने का जो प्रावधान था, उसको बदल के क्या कर दिया गया पता है? कि अब जो प्रावधान है, या तो पूरे भारत में या किसी भाग विशेष में लगाया जा सकता है। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जब नेशनल इमरजेंसी है, मैं इसको मिटा के यहीं पे लिख रहा हूं, अब नेशनल इमरजेंसी को पूरे भारत में, कब? पूरे भारत में, अथवा किसी भाग विशेष में लगाया जा सकता है। किसी भाग विशेष में लगाया जा सकता है। ठीक है? अगर राष्ट्रपति चाहे तो यहां दिल्ली में आपातकाल लगाए, और राष्ट्रपति चाहे तो पूरे भारत में आपातकाल लगा सकता है, हर जगह पे आपातकाल लगाया जा सकता है, या किसी छोटे से क्षेत्र में लगाया जा सकता है। ये प्रश्न आया हुआ है, आईएएस में भी, और कई तरह के पीसीएस में भी लिखा हुआ है। बहुत सारे पीसीएस में प्रश्न आया हुआ है, जो मैं क्वेश्चन करवाता हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। वहां पे देखिएगा कि मैं एक एक प्रश्न को, जो यहां पढ़ा रहा हूं, सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, 1% भी आपके मन में गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। मैं आपको पूरी तरह सॉल्व कराऊंगा, ये मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। बस आप थोड़ा सब्र रखिए और अपने सपोर्ट को मेरे साथ रखा करिए। अब आगे की बातें करते हैं, जो
उद्घोषणा कैसे होती है इसको देख लेते हैं। अब देख लेते हैं आगे कि आपातकाल ऐसा नहीं है। जब राष्ट्रपति शासन, जब 1975 के संविधान 1975 का आपातकाल लगा तो उस समय क्या था, इंदिरा गांधी ने कहा, उसके बाद राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में एक बात और ऐड की गई। अमेंडमेंट एक्ट 1978 में एक बात और ऐड की गई जो कि थी कि राष्ट्रपति उद्घोषणा का, राष्ट्रपति लिख रहा हूं, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी तभी लगा सकता है, कब लगा सकता है, जब मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में कहे। ठीक है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हूं मैं, जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में, ऐसा नहीं कह दिया तो इससे मतलब नहीं है, मंत्रिमंडल लिखित रूप से कहेगी तभी राष्ट्रपति राष्ट्रीय शासन आपातकाल को लगा सकता है। शब्दों पर गौर करिएगा, कब कर सकता है, केवल, अगर यहाँ पे प्रश्न कैसे आएगा, अगर कहूं कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय शासन लगा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, तो आप कहोगे जी हाँ। अगर और कुछ लिखा है कि अलिखित लिखा है या लिखित नहीं लिखा गया है तो वहां पे आप कैंसिल मार देना। ठीक है, तो यहां से आपके प्रश्न आ जाएंगे, चाहे जैसा भी पूछ ले, कहीं बाहर आ सकता है ना। अब एक चीज और हुआ, 1975 का जब आपातकाल हुआ था, फिर वहीं पे पहुंचते हैं, तो वहां पे मूल रूप से, अगर मैं कहूं मूल रूप से ये राष्ट्रीय आपातकाल जो था, मूल रूप से इसमें न्यायिक समीक्षा का कोई स्थान नहीं था। किसका? न्यायिक समीक्षा का, न्यायिक समीक्षा का कोई भी स्थान नहीं था। ठीक है, तो 1978 में, वही 44वें संविधान संशोधन में 1978 में न्यायिक समीक्षा शब्द को ऐड किया गया। जब ऐड किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में, तो इसको लेके कांग्रेस या जो भी जिनको पसंद नहीं था, मैं किसी दल के विशेष का नाम नहीं लूंगा, जिनको पसंद नहीं था वो पहुंच गए न्यायालय। तो न्यायालय में इसके संवैधानिक मान्यता की बातें चलने लगी। तो मिनर्वा मिल मामला आपको बता चुका हूं, मिनर्वा मिल मामला, कौन मामला? मिनर्वा मिल मामला। मिनर्वा मामले कब हुआ था? 1980 में। संविधान, इसके संवैधानिक मान्यता को सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मान्यता दे दी कि भैया ये न्यायिक समीक्षा हो सकती है, न्यायिक जांच होना चाहिए, क्योंकि किस आधार पर लगाया गया है, ये राजनीति से प्रेरित आपातकाल तो नहीं है। इन सब मुद्दों पे इसकी राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा हो जानी चाहिए। अब बातें हो गई, सब चीजें हो गई, तो अब बात आती है राष्ट्रीय आपातकाल लगने के घोषणा करने के बाद क्या संसद का क्या रोल होता है, इन पे चर्चा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? संसद का रोल, संसद, लोकसभा या राज्यसभा का क्या रोल है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल के, यहां पे लिख रहा हूं, उद्घोषणा के, किसके? उद्घोषणा के 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। संसद का अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है, इस पे अभी मैं बात कर रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। संसद के अनुमोदन की आवश्यकता है, ये ध्यान रखिएगा। उद्घोषणा के 1 माह के भीतर, अब 1 माह पे भी आप स्टार बनाइए और कहिए कि ये 1 माह भी, पहले 2 माह था। कब था? पहले था 2 माह, मूल रूप से 2 माह था ये, यानी 2 मंथ का टाइम संविधान सभा के सदस्यों ने दिया था। लेकिन यहां भी किसने घुसा? 44वें अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने इसको 1 माह कर दिया। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब सवाल जो आईएएस पूछता है, आईएएस तो इसको पूछेगा नहीं, पीसीएस पूछता है। आईएएस सवाल क्या पूछता है?
कि चलो भैया संसद के उद्घोषणा की बात कर दिया कि सर आपने बता दिया कि उद्घोषणा के 1 माह के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। अब आईएएस कैसे प्रश्न पूछेगा, यहाँ पे देखिएगा कि अगर संसद में होता है लोकसभा और राज्यसभा, कह रहे हैं कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, मान लो लोकसभा का विघटन हो गया है, तब क्या होगा। तो याद रखिएगा जब भी ऐसी कंडीशन में जब लोकसभा विघटित हो या ना चल रही हो या उसका गठन ना किया गया हो या उसका सत्र ना चल रहा हो, सभी कंडीशन में राज्यसभा से तो पहले पारित हो गया होगा, अनुमोदित हो जाना चाहिए। अनुमोदन के पश्चात लोकसभा की पहली बैठक, लिख रहा हूं इसको ध्यान रखिएगा, आईएएस 2017 भी यहीं से प्रश्न पूछा है। पहले सत्र के शुरुआत से 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर, कब पहला जो सत्र बैठेगा, चाहे वो नया गठन हो रहा चाहे जिस कारण से, पहले सत्र की शुरुआत से 1 माह के भीतर उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। ये यहाँ से 2017 में प्रश्न आ चुका है और जब 17 में प्रश्न आया तो अच्छी कोचिंग वाले इसके जवाब में क्या लिखे थे, नॉट अवेलेबल या छोड़ दिया था। अच्छी कोचिंगों वाले में ये चीज़ें नहीं बताया था, मैंने कई सारे देखे थे उस टाइम पे भी। अब बात करूं कि इसकी समय अवधि क्या होगी, और एक बातें कर लेते हैं कि अभी बात करते हैं संसद की बातें और भी करते हैं, पहले इसकी समय की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन, जो राष्ट्रपति आपातकाल है, राष्ट्रपति जो आपातकाल को घोषणा कर रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल को, इसकी समय कितनी होगी, समय सीमा। तो समय सीमा ध्यान दीजिएगा कि उद्घोषणा के 6 माह तक इसका समय होता है। कितने माह तक, 6 माह तक। उद्घोषणा के 6 माह तक ये चलता रहेगा। 6 माह के बाद संसद से अनुमोदन चाहिए या संसद से पारित होना चाहिए। संसद से अनुमोदन करके प्रत्येक बार 6 माह और अनिश्चित तक, कब तक, अनिश्चित, प्रत्येक बार संसद 6 माह के बाद संसद अनुमोदन करके इसको एक बार में 6 माह तक बढ़ा सकती है और ऐसे 6 माह करके इसको अनिश्चित काल के लिए इस राष्ट्रीय आपातकाल को रख सकती है। लेकिन याद रखिएगा 6 माह है, 6 माह के बाद इसके अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि अनुमोदन हुआ, उद्घोषणा हुआ, ये सब चीजें कब होगी, ये प्रत्येक 6 माह वाला कॉन्सेप्ट पे एक चीज याद आ रहा है, प्रत्येक 6 माह पे जो अनुमोदन की आवश्यकता पड़ रही है, ये भी कब जोड़ा गया है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है, यहां से प्रश्न आ सकता है, एसएसटी पूछ सकता है, यूपीएससी भी पूछ सकता है और आईएएस बीसीएस सब पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से आप नोट कर लीजिए। अगर नहीं लग रहा हो, आपको कठिन लग रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बातें करते हैं उद्घोषणा, ये अनुमोदन क्या चीज है, इस पे मैं बात कर रहा हूं कि अनुमोदन क्या होता है, अनुमोदन कैसे होगा, इसकी बातें मैं करता हूं। रुकिए जरा, अब मैंने कहा अनुमोदन, शब्द पे गौर करिए। अनुमोदन क्या चीज है, अनुमोदन क्या होगा, चाहे उद्घोषणा हुआ, चाहे पुनः उसकी बहाली करना हुआ, इस राष्ट्रीय आपातकाल की बहाली करना हुआ, सभी जो विधेयक है उनको विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ये विशेष बहुमत का भी कॉन्सेप्ट कब आया था, 44वें संविधान संशोधन 1978। इसको याद कर लीजिए, इसको रट्टा मार लीजिए। कभी राष्ट्रीय आपातकाल के कोई प्रश्न आए तो आप ये जान लीजिए 44वें संविधान संशोधन को ही टिक मार देना, 100%, 99% सही होगा, क्योंकि एक ही चीज है, अभी मैं बताऊंगा लास्ट में। विशेष बहुमत पहले क्या था, मूल रूप से क्या था, ये था साधारण बहुमत, मूल रूप से साधारण बहुमत था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मूल रूप से साधारण बहुमत था, मूल रूप से बात करूं तो
मूल रूप से साधारण बहुमत से विशेष बहुमत। अब बात आती है विशेष बहुमत क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं। आप कहोगे सर इसको छोड़ दिया, कैसे छोड़ देंगे भाई, क्यों छोड़ेंगे? ध्यान रखिएगा, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है कि संसद में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, समझ में आ गया क्या? उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत आवश्यक है, चाहे ये उद्घोषणा की बात हो रही हो, उद्घोषणा की बात हो रही हो, चाहे ये उसे पुनः बहाली, आगे समय सीमा पुनः बहाली लिख दे रहा हूं, पुनः बहाली मतलब उद्घोषणा किया जा रहा हो या किसी राष्ट्रीय आपातकाल के समय सीमा को बढ़ा रहे हो, उसी को मैं पुनः बहाली कह रहा हूं। तो ये उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, इसके बारे में आगे क्या लिखा हो। देखिए, अब बात आती है कि राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म कैसे किया जाएगा, खत्म करने का प्रोसेस क्या होगा। तो इसकी चर्चा में देखते हैं, लिखता हूं कि इसको समाप्त करने का वैसे कोई विशेष रूल नहीं है। समाप्त करने का राष्ट्रपति यहां पे लिख रहा हूं, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति एक दूसरी उद्घोषणा से, उद्घोषणा मतलब बस उसको बताना है कि राष्ट्रपति शासन, ये राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो गया से, इसे समाप्त कर सकता है। क्या कर सकता है? इसे समाप्त कर सकता है। ठीक है, इसे राष्ट्रपति शासन, जो राष्ट्रपति शासन कह रहा हूं, ये राष्ट्रीय आपातकाल जो है इसको राष्ट्रपति दूसरी उद्घोषणा से समाप्त कर सकता है। ध्यान रखिएगा, और इस वाले उद्घोषणा को इसे संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, कि आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये ज़्यादा तेज़ लिखने के चक्कर में मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही है, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको संविधान और इसे संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए मुख्य बात पे करते हैं कि राष्ट्रपति शासन, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, इसके प्रभावों की चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ जितने भी बातें कर रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट ही है, समझ लीजिए। कहीं ना कहीं से प्रश्न आ ही जाएगा, देख लीजिएगा, आते रहते हैं। कभी भी आप देख रहे हो, चाहे 2021 में देख रहे हो, 22 में देख रहे हो, 23 में देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ 2000 के बाद ही देख रहे हो, 3000 में देख रहे हो, तो यहाँ से शासन में आ सकता है प्रश्न को। ठीक है, चाहे जब भी आप देख रहे हो। और उम्मीद है आप चैनल को शेयर करते होंगे, क्योंकि देखिए मेहनत बहुत हो रही है, आपके समर्थन की बहुत ही आवश्यकता है। ये 3000 की फैमिली को जल्द से जल्द 30,000 की फैमिली बनाइए, और मज़ा आएगा। लाइव सेशन लेने में भी मज़ा आएगा। लाइव सेशन में भी बहुत कम लोग जुड़ते हो आप। तो चलिए अब प्रभाव की बातें करते हैं, एक एक प्रभाव की बातें करते हैं। क्या होता है राष्ट्रीय आपातकाल में? राष्ट्रीय आपातकाल केंद्र कहूँ या संसद कहूँ, ठीक है, दोनों का मतलब मैं एक ही ले रहा हूँ, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। केंद्र को सर्वशक्तिमान बना देती है। क्या कर देती है? सर्वशक्तिमान बना देती है। शक्तिमान देखा था, सर्वशक्तिमान बना देती है। राज्यों के सभी विषयों पर अब केंद्र विषय बना सकती है, कानून बना सकती है। संसद या केंद्र सरकार को सर्वशक्तिमान बना देती है। अब ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ये राज्य सूची पर भी क्या कर सकते हैं? राज्य सूची पर भी कानून बना सकते हैं। ठीक है, कानून बना सकते हैं, राज्य सूची पर भी कानून बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा, जो राज्य सरकारें हैं
जो राज्य सरकार है, अगर ये दूसरा पॉइंट ये रहा, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, राज्य सरकार, अब राज्य सरकार केंद्र के अधीन हो जाती है, केंद्र के अधीन हो जाती है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का यानी मूल अधिकार का, मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। अब कोई भी अधिकार, मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। ये सारी हैं राज्य विधानमंडलों और ये सब चीजें, ठीक है। इसके अलावा संसद का कार्यकाल, दोनों संसद माने लोकसभा का कार्यकाल की बात करूं तो लोकसभा का जो कार्यकाल है, आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। संसद की यानी लोकसभा में, लोकसभा का कार्यकाल प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसा करके अनंत काल तक इसको बनाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपातकाल समाप्त होने के 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता। कितने माह से? आपातकाल समाप्त होते ही 6 माह के अंदर अंदर इसको लोकसभा का विघटन होना ही है, ठीक है। लोकसभा का विघटन हो जाएगा अगर उसका टाइम हो गया है तो। सेम प्रोसेस है राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो राज्य की विधान सभाएं हैं, विधान सभाओं की भी सेम कहानी है। राज्य की विधान सभा का भी एक बार में 1 वर्ष तक और अनंत काल तक, एक बार में 1 वर्ष करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपातकाल समाप्त होने की 6 माह के भीतर, 6 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। और आपातकाल समाप्त होने के बाद राज्य सूची पर बनाए गए केंद्र के सभी नियम 6 माह तक ही वैलिड रहेंगे। यहां से प्रश्न आ सकता है 6 माह तक के लिए वैलिड रहेंगे, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न हो गए। साथ ही अगर मैं और एक बातें करूं, राज्य विधानमंडल की बातें हो गई। अब मैं बातें कर रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की, जो कि है फंडामेंटल राइट्स वर्सेस आपातकाल। अभी मैंने चर्चा किया कि राष्ट्रीय आपातकाल में फंडामेंटल राइट्स को समाप्त कर दिया जाता है, यानी इनको रद्द कर दिया जाता है। अब कोई भी फंडामेंटल राइट्स के लेके वहां पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। 2 आर्टिकल्स हैं, 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। 2 आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स के आपातकाल के दौरान पड़ने वाले प्रभाव को वर्णन करते हैं। आर्टिकल 359 कहता है कि आर्टिकल 359 यानी अनुच्छेद 359 कहता है कि अनुच्छेद 19 का राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के साथ स्वतः समाप्ति हो जाती है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, ये बातें याद रखिएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और दूसरी बात कि ये जो 358 है, 358 कहता है 19, 20 और 21 छोड़ के, कौन सा 20 और 21 याद रखिएगा, किसी भी आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 खत्म नहीं होता, वो बना रहता। आर्टिकल 20 और 21 छोड़ के सभी फंडामेंटल अधिकार को यानी मौलिक अधिकार को समाप्त किया जाएगा। अब अंतर क्या है? ये मैंने क्या लिख दिया, ये 58 की बातें हैं, 58 की है और ये 59 की बातें हैं, ध्यान दीजिएगा, शायद हाँ सही है, 58 की बात है, तभी मुझे ही गलत लग रहा था। आर्टिकल 358 में आर्टिकल 19 की बात की गई है, 358 में मुझे ही गलत लग रहा था, तभी मैं नीचे देखने लगा कि क्या हुआ, मैं भूल रहा हूँ या ऐसा कुछ है। 359 सभी फंडामेंटल राइट्स को संबंधित है, लेकिन ये केवल और केवल
आर्टिकल 19 से संबंधित है। अगर अंतर की बात करूं, ये सभी फंडामेंटल से संबंधित है और ये केवल 19 से संबंधित है। ये स्वतः समाप्त होता है और इसके लिए अलग से उद्घोषणा करना पड़ता है। तो उम्मीद है ये सारी बातें खत्म हो गई हैं और कुछ भी बातें छूटी हैं तो अभी जब राष्ट्रीय शासन यानी राष्ट्रपति शासन की बातें करूंगा तो उसमें बता देंगे। तो इतना परफेक्ट है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, बहुत डिटेल से मैंने चर्चा कर लिया। अगर आपको बता दूं कि अभी तक 3 बार ही आपातकाल लगाया गया है। एक बार 1962 में चीन के साथ युद्ध जब हो रहा था तो चीन जो था अरुणाचल प्रदेश में घुस गया और नेफा और ये सब था 1962 में चीन युद्ध के दौरान हुआ था। भारत पाकिस्तान के दौरान हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, बांग्लादेश का गठन हो रहा था। बहुत मात्रा में जो थे शरणार्थी आ रहे थे और बड़ा खतरा पड़ गया था, आंतरिक आपातकाल लगाया गया था और उसके बाद फिर लगाया गया 1975 में। इनमें सबसे ज़्यादा विवादित 1975 का रहा है। इसकी कहानियाँ आप आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे कि किस प्रकार लोकतंत्र का गला घोटा गया था और किस प्रकार मतलब कहूँ कि अपनी सरकार या राष्ट्रपति, ये पूरे देश में एक प्रधानमंत्री ने अपने व्यक्तिगत हित के लिए आपातकाल लगाया था। वो क्या है कभी चर्चा करने को मिलेगा तो देख लेंगे। उम्मीद है आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं और सारी क्लासेस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताया करिए कि सर अच्छा है, तो इससे मैं मोटिवेट होता रहता हूँ। तो चलिए बस इतना ही रखते हैं।